गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए 18 नंबर चैप्टर आज आगे बात करते हैं। हम फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट की जो बात है वो कर रहे थे। फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट की बात कर रहे थे, रेशे उत्पादक पादपों की बात जो है वो कर रहे थे। बच्चों अभी बहुत ही कम 10 या 12 बच्चे ही होमवर्क सबमिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है बाकी बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, जबकि सीन लगभग 35 बच्चों द्वारा हो रहा है, लेकिन होमवर्क सबमिट का जो कार्य है वो केवल 10 बच्चे ही कर रहे हैं। तो सभी जितने भी वीडियो देखें वो होमवर्क सबमिट करें, जिससे पता चले कि कितना होमवर्क आपने किया है और कितना आपका बाकी है। ठीक है, तो आज फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर हमारा लास्ट रहेगा सन, या फिर इसको सनई बोलते हैं। इसकी बात जो है वो हम करने वाले हैं। इंग्लिश में बात करें SAN बोल सकते हो, SUNN बोल सकते हो, या सन है बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसकी बात हम आज करेंगे। इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसके वानस्पतिक नाम की बात करते हैं कि इसका बोटनिकल नेम क्या होता है। वानस्पतिक नाम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, तो वो इसका होता है क्रोटेलेरिया जेनेसिया। क्रोटेलेरिया जेनेसिया, जूनसिया इसको आप बोल सकते हो, जेनेसिया। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब बात करते हैं इसके कुल की। कुल कौन सा होता है? कुल होता है इसका लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी बोल सकते हो। लेग्यूमिनोसी अथवा फेबेसी, अथवा कौन सा? फेबेसी। ठीक है, उपकुल भी दिया हुआ है। उपकुल की बात करते हैं, सब फैमिली की बात करते हैं, तो वो होती है इसको पेपिलियोनेटी। कौन सी होती है? पेपिलियोनेटी। पेपिलियोनेटी इसका क्या होता है? उपकुल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका उपयोगी पादप भाग कौन सा होता है, उपयोगी भाग की बात करते हैं कि सन या सनई का उपयोगी भाग कौन सा होता है जिससे रेशे प्राप्त होते हैं। तो मुख्य बता देता हूं आपको, स्तंभ है। स्तंभ जो है उस फ्लोएम रेशे, स्तंभ के फ्लोएम रेशे और परिरंभ रेशे, और कौन से? परिरंभ रेशे। ये इसके क्या है? मुख्य भाग जो है वो होते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम सन स्नेही की बात कर रहे हैं। वानस्पतिक नाम क्रोटेलेरिया जेनेसिया, कुल लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, उपकुल जो है पेपिलियोनेटी, और उपयोगी भाग जो है वो स्तंभ फ्लोएम रेशे व परिरंभ रेशे इसके काम में लिए जाते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं विस्तार से आगे कि ये क्या होता है, किस प्रकार का ये पादप है होता है। सन या सन हेम्प की खेती जो है वो प्राचीन काल से ही भारत व अन्य देशों में की जो है होती आ रही है। इसकी खेती का मुख्य कारण जो है इसे हरी खाद के रूप में काम में लिया जाता है। किसके रूप में काम में लिया जाता है? हरी खाद के रूप में काम में भी लिया जाता है। जबकि हम इसका जो है फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, रेशा प्राप्त करना है, लेकिन इसको हरी खाद के रूप में भी प्राचीन काल से इसको काम में लिया जा रहा है। इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं तो आपको भ्रमित नहीं होना है। अभी तक इसकी उत्पत्ति स्थल के बारे में ज्ञात नहीं है, सही तरीके से ज्ञात नहीं है कि इसका जो मेन ऑर्गन सेंटर है वो कहाँ पे है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं जो इसकी उत्पत्ति का केंद्र जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप को मानते हैं। किसको मानते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप को मानते हैं। तो ठीक है, ये मानते हैं, न कि कन्फर्म है कि भारतीय उपमहाद्वीप ही इसकी उत्पत्ति का केंद्र है, ये नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो ये बात मानते हैं, लेकिन पूर्णतः ये ज्ञात नहीं है। खेती की बात करें तो अधिकतर इसकी खेती जो है वो एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में की जाती है। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप पर में स्थित जो देश हैं वहाँ पे इसकी जो खेती है वो अधिकतर की जाती है। इसके बाद बात करें अगर हमारे भारत में बात करें, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो बच्चों आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यहाँ पे वृहत स्तर पर की जाती है, अर्थात बड़े स्तर पर यहाँ पे खेती जो है वो की जाती है।
और अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे सामान्य स्तर पर इसकी खेती जो है वो की जाती है। इन राज्यों में अधिकतर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, वृहत स्तर मतलब बड़े स्तर पर की जाती है, जबकि अन्य राज्य जो हैं वहाँ पे सामान्य स्तर पर इसकी खेती जो है वो की जाती है। इसके बाद में सनअप के प्लांट की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सनअप का जो प्लांट होता है वो अधिक लंबा होता है, अर्थात अधिक लंबा होता है, अर्थात 1.5 मीटर लंबा होता है। क्या होता है? 1.5 मीटर लंबा होता है। एक वर्षीय शाकीय छूप होता है। एक वर्षीय शाकीय छूप होता है। कितने मीटर लंबा होता है? 1.5 मीटर। अब शाकीय क्या है, एक वर्षीय क्या है, छूप क्या है, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही हम इनको पढ़ रहे हैं। इसके बाद बात करें, इसकी कृषि जो है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। ठीक है, कब की जाती है? वर्षा ऋतु के अंदर इसकी कृषि की जाती है और सामान्यतया 4 महीने के अंदर इसकी फसल जो है वो काटने योग्य हो जाती है। 4 मंथ्स के बाद अब इसकी फसल को आसानी से काटा जा सकता है। तो 4 महीने लगते हैं इसकी फसल के लिए। इसके बाद इसके स्तंभ से रेशा प्राप्त होता है, हमने पहले पढ़ लिया था। तो स्तंभ से रेशा अलग करने के लिए एक तो पीवीवेशन या अपगलन विधि काम में ली जाती है। रेटिंग विधि जो है वो काम में ली जाती है। नाम याद रखना, पीवीवेशन और अपगलन विधि काम में ली जाती है। अब इस विधि के अंदर होगा क्या? इस विधि के अंदर क्या होगा? पक्के पौधे के समूह को, भाई पक्का पौधा है, बिल्कुल तैयार हो चुका है, तैयार होने के बाद में उसका बंडल बनाएंगे, समूह बनाएंगे। बनाने के बाद में उनको जल में डुबो कर रखते हैं 5 से 7 दिन तक। किस में डुबो के रखते हैं? 5 से 7 दिन तक जल के अंदर डुबो के रखते हैं और उनको सड़ाया जाता है। क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है। अब सड़ेंगे कैसे? तो इसके सड़ाने के लिए एक जीवाणु काम में लिया जाता है, जिसका नाम है, सड़ाने का कार्य जो है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम जीवाणु काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि सनहैम्प के रेशे को बनाने के लिए जो इसकी सड़ाने की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा जीवाणु काम आता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम जीवाणु काम में आता है। इसके बाद में यह कार्य 5 से 7 दिन में होने के बाद में रेशों को स्तंभ से छील लिया जाता है, क्योंकि वो एकदम कोमल हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। होने के बाद छील लिया जाता है, फिर धो लिया जाता है, फिर सुखाकर उनको गांठों के अंदर बांध लिया जाता है। सुखाकर क्या कर लिया जाता है? उनको गांठों के अंदर बांध लिया जाता है। अब इसके उपयोगों की बात करते हैं कि सनहैम्प के उपयोग क्या है, या सन या सनई के उपयोग की बात करते हैं। सनहैम्प के उपयोग, देखिए कुछ उपयोग हैं इसके। सबसे पहला उपयोग है, जो सन का रेशा होता है उसको बंट कर, बंटना आप जानते हो, हम रस्सी बंटते हैं ना, उस प्रकार से उसको बंट कर रस्से बनाने के काम में लिया जाता है। बंट कर किसके काम में लिया जाता है? रेशे बनाने के काम में उसको लिया जाता है। दूसरा इसका है बोरियां बनाने के, मछली पकड़ने का जाल बनाने के लिए, पतली डोरियां बनाने के लिए भी इसके रेशे का जो है वो उपयोग किया जाता है। इसके बाद में तीसरा देखिए बहुत अच्छा है, इसका अपरिपक्व रेशा जो होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है, उस रेशे से सिगरेट का कागज बनाया जाता है। तंबाकू सिगरेट किसे बोलते हैं? सफेद कागज के अंदर या फिर अन्य कागज के अंदर जो तंबाकू डाली जाती है उसके लिए कागज की आवश्यकता होती है। तो सिगरेट का कागज बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा टिश्यू पेपर बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है अपरिपक्व रेशे से। अगर कम पूरा पादप है तो उसको हरी खाद के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बीज से गोंद प्राप्त होता है। बीज से क्या प्राप्त होता है? गोंद प्राप्त होता है, जो छपाई उद्योग में काम आता है। कौन से उद्योग में काम आता है? छपाई उद्योग में काम आता है। तो ये थे सन या सनहैम्प। अब इसके बाद में हम हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट एंड फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्पीस प्रोड्यूसिंग प्लांट, अर्थात मसाले उत्पादक पादपों की जो है वो बात करेंगे। देखिए मसाले उत्पादक पादप कौन से? मसाले उत्पादक पादप, स्पीसी प्रोड्यूसिंग प्लांट, मसाले उत्पादक पादपों की जो है हम लोग बात करेंगे। देखिए मसालों, मानव की जो रुचि है मसालों के प्रति वो प्राचीन काल से रही है। कब से रही है? प्राचीन काल से रही है। सोने के बाद सबसे ज़्यादा जो है, स्वर्ण या सोने के बाद सबसे ज़्यादा जो रुचि मानव ने बनाई है वो किसकी तरफ बनाई है? मसाले की तरफ बनाई है। किसकी तरफ बनाई है?
मसाले की तरफ बनाई है। अब A.F. हिल जो थे, उन्होंने 1952 के अंदर आर्थिक वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया था, ठीक है। तो उसके साथ उन्होंने मसाले की भी परिभाषा दी थी। किसकी परिभाषा दी थी? मसाले की भी परिभाषा दी थी। वो परिभाषा क्या थी? हिल ने 1952 के अनुसार कि सामान्य रूप से शुष्क, ध्यान से सुनना, सामान्य रूप से शुष्क व कड़े पादप पदार्थ, सामान्य रूप से शुष्क व कड़े पादप पदार्थ जिनमें सघन तेल उपस्थित हो, जिनमें क्या उपस्थित हो? सघन तेल उपस्थित हो तथा जिनका प्रयोग चूर्ण के रूप में होता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? मसाले कहा जाता है। फिर से सुन सकते हो कि सामान्य रूप से शुष्क व कड़े पादप पदार्थ जिनमें सघन तेल उपस्थित हो तथा जिनका प्रयोग चूर्ण के रूप में होता हो, उन्हें A.F. हिल ने क्या कहा था? A.F. हिल ने क्या कहा? मसाले नाम दिया। मसालों का जो वर्गीकरण है वो भी इन्होंने किया। मसालों की अगर बात करें तो सामान्यतः मसालों को अगर हम बात करें तो खाद्य अनुबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों को खाद्य अनुबंध जो है वो कहा जाता है। मसालों को क्या कहा जाता है? खाद्य अनुबंध कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, मसाले जो होते हैं उनसे हमें ज़्यादा कोई पोषक, उनमें कोई पोषक तत्व या ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। फिर दिमाग में आता है फिर इनको क्यों यूज में लेते हैं, ठीक है ना। इनसे जो कैलोरी शक्ति होती है वो इनके अंदर अलग पे होती है, ना ही पोषक तत्व या ऊर्जा की इनसे प्राप्ति होती है, लेकिन फिर हम इनका क्यों ग्रहण करते हैं, इनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं इतने महंगे होने के बावजूद भी? क्योंकि जो हम भोजन करते हैं, भोजन को ये स्वादिष्ट बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं, सुगंध युक्त बनाते हैं तथा ये पाचक व पोषक होते हैं। पाचक वे क्या होते हैं? पोषक होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, रुचि। आप लोग मसाले से जो हम सब्जी बनाते हैं जैसे, तो उसमें सुगंध आएगी, ठीक है। बिना मसाले के वो सब्जी जो है हम लोग उसको ज़्यादा अच्छी तरह से या ज़्यादा रुचि लेकर उसको नहीं खा पाएंगे। तो मसाले इस काम में लिए जाते हैं। इनमें पाचक शक्ति भी होती है, अर्थात ये अच्छा पाचन करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो विश्व में बहुत सारी इसकी खेती की जाती है मसालों की। उसी के साथ साथ हमारे राजस्थान में भी कुछ मसाले पादप हैं जिनकी खेती की जाती है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत के अंदर लौंग है, सौंफ है, काली मिर्च है, जीरा है, अजवाइन है, धनिया है, हल्दी है, अदरक जिसे हम सौंठ बोलते हैं, आदि की जो है खेती है वो की जाती है। और हम अभी कुछ मसाले उत्पादक पादपों की बात करेंगे।